Hello students, today we will discuss about Bohr's model of an atom. हमने रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ा, उसकी अचीवमेंट्स को पढ़ा, उसकी लिमिटेशंस को पढ़ा। मेजर लिमिटेशन रदरफोर्ड मॉडल में ये था कि वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके मॉडल और मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। सो जो स्टेबिलिटी थी एटम की, उसको एक्सप्लेन रदरफोर्ड नहीं कर पाया। देन इस स्टेबिलिटी के ऊपर काम किया नील बोहर ने, साइंटिस्ट नील बोहर ने, और 1913 में उसने अपनी एक थ्योरी दी रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस इन एन एटम, कि स्टेबिलिटी के ऊपर दी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सो दिस थ्योरी इज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस. So let's discuss Bohr model of an atom. So this is limitations explained by Niels Bohr in 1913. He gave theory regarding distribution of electron in extra space in atom. Okay. What are the main postulates of Bohr's model? Postulates है पहली, electrons revolves in a well-defined circular path in extra nuclear portion known as orbit. He gave a new name orbit. इसने कहा एक फिक्स्ड पाथ है, उसमें घूमते हैं और वो सर्कुलर पाथ है और उसे ऑर्बिट कहा. सेकेंडली, these orbit are also known as energy levels और energy shells. उनका दूसरा नाम एनर्जी लेवल या एनर्जी शेल भी है. उन ऑर्बिट्स को हम डेजिग्नेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं के कैपिटल, एल कैपिटल, एम कैपिटल, एन कैपिटल एंड सो ऑन, ओ पी एंड सो ऑन. हम पर हमारी जो +1 +2 तक भी हमें सिर्फ और सिर्फ, अभी तो 9th की बात है, +1 +2 तक भी हमें जो है सिर्फ 4 शेल की ही ज़रूरत पड़ती है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. हम ये भी लिख सकते हैं, के मीन्स 1, एल मीन्स सेकंड, एम मीन्स थर्ड, एन मीन्स फोर्थ शेल. दे हैविंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. शेल्स की अपनी अपनी एनर्जी है सबसे पहली बात, और वो एनर्जी किस तरह से है, के की सबसे कम है, एल की उससे ज़्यादा, एम की उससे ज़्यादा, एन की उससे ज़्यादा एंड सो ऑन. जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे हाइयर एनर्जी सेल्स आएंगी. इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 इज़ लेस देन 2 इज़ लेस देन 3 इज़ लेस देन 4 इज़ लेस देन एंड सो ऑन. नाउ वी हैव दैट इज़ फिफ्थ, दैट इज़ ड्यूरिंग revolving in an orbit, during revolving in an orbit, electron not loses or gain energy. जब ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन ना तो कोई एनर्जी लूज करता है ना एनर्जी गेन करता है. इट्स रिमेन्स स्टेशनरी. इट रिमेन्स स्टेशनरी. वो क्या रहता है, स्टेशनरी रहता है. देयरफॉर दीज एनर्जी states for electrons are known as stationary states. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, कि इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा, गेन नहीं करेगा, उसकी एनर्जी हमेशा सेम रहेगी, एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज स्टेशनरी स्टेट्स और ग्राउंड स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन. स्टेशनरी स्टेट्स और समहाउ ground state for electrons. But electron is not stationary. Electron is in continuous motion. यहाँ पे जो सबसे बड़ा डाउट रहता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो इसी बात को लेकर होते हैं कि इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी समझते हैं. इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूस मोशन में है. अगर स्टेशनरी है तो वो स्टेट है क्योंकि उसकी एनर्जी फिक्स्ड है. सो दीज आर द बोहर मॉडल्स मेन पोस्टुलेट्स. नाउ वी गो फॉर अचीवमेंट्स ऑफ बोहर मॉडल. अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ. जैसे कि फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमता है तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया. क्या किया, सर्कुलर पाथ हैविंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी नोन एज क्वांटा. तो कहता है कि एक फिक्स्ड पाथ में घूम रहा है तो हर किसी के पास फिक्स एनर्जी, और वो एनर्जी किस में गिनी जाती है. जैसे अब अगर मार्केट में आलू लेने जाए तो हम किलोज में लेके आते हैं, ठीक है ना, या क्विंटल्स में लेके आते हैं. तो इसी तरह एनर्जीज है सबके पास,
और जिसको हम क्वांटा के फॉर्म में मेजर करते हैं कि कितने क्वांटा एनर्जी है, ठीक है। एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्वांटा बोला जाता है, ठीक है। और लाइट के केस में इसी क्वांटा को, अगर हम लाइट एनर्जी तो बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, तो एनर्जी अगर लाइट के केस में, बाकी फॉर्म्स में क्वांटा है, लेकिन अगर लाइट के केस में हम उसे इसी क्वांटा को फोटोन वर्ड यूज करते हैं, 1 फोटोन, 2 फोटोन एटसेट्रा। सो इलेक्ट्रॉन डू नॉट लूजेज और गेन एनर्जी, हेंस नॉट फॉल इन न्यूक्लियस एंड एज अपीयर्स इन रदरफोर्ड मॉडल। सो रदरफोर्ड मॉडल में जैसा अपीयर हो रहा था, अब ऐसा कुछ अपीयर नहीं हो रहा। सो दिस इज द मेजर अचीवमेंट ऑफ बोहर, बट स्टिल हैविंग सम लिमिटेशंस। लिमिटेशन, डू नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कि जो ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एटम जुड़ते हैं, सब कुछ होता है, वहाँ पर क्या शेप रहती है, शेप बदल जाती है। शेप के ऊपर कोई काम नहीं था बोहर का। एंड लेटर ऑन स्टडीज़ शोज दैट, जब बोहर तो हो गया 1913 में, लेकिन उसका काफ़ी सालों बाद कुछ स्टडीज़ हुई जिन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट हैव वेल डिफाइंड फिक्स्ड पाथ। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया, जो हम +1 और +2 में पढ़ते हैं, कि इलेक्ट्रॉन्स के पास वेल डिफाइंड पाथ नहीं है। दे हैव अ प्रोबेबल नेचर, दे हैव प्रोबेबल का मतलब होता है संभावित एरिया, कि वहाँ फिक्स नहीं हो सकता। हम जैसे कि बोल देते हैं कि ये चीज़ कहाँ मिलेगी, कमरे में कहीं ना कहीं मिलेगी, तो वो पूरा कमरा ही उसका प्रोबेबल एरिया है। हम फिक्स नहीं कर रहे उसे कि ये उस अलमारी के, उस कबर्ड के, उस ड्रॉर के अंदर, या वहाँ लोकेशन हमने फिक्स नहीं किया। सो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी शेल के अंदर जो है एक फिक्स जगह पर नहीं मिलता, तो वो प्रोबेबल नेचर है। और जिसने एक क्वेश्चन मार्क लगाया बोहर के ऊपर, क्योंकि बोहर ने कहा था कि वो फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड एक घूम रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ बोहर, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम क्या था, एटम के ऊपर काम किसने किया, कैसे कैसे किया। नॉर्मली हमारा ये 3-4 साइंटिस्ट का जो है काम हमारा आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही हमारे आते हैं फाइनल्स में। देन वी हैव दैट इज़ एटॉमिक नंबर, दैट इज़ जेड से डिनोट करेंगे। तो हेनरी मोजले ने 1913 में क्या किया, उसने कहा द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ नोन एज एटॉमिक नंबर। उसने एटॉमिक नंबर का टर्म दिया था। उसने कहा था न्यूक्लियस के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज की यूनिट पड़ी हैं, और एक यूनिट क्या होती है, एक यूनिट तो प्रोटॉन होती है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहा है वो। नंबर ऑफ यूनिट चार्जेस, पॉजिटिव यूनिट चार्जेस, 1 पॉजिटिव यूनिट चार्ज इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन। सो दिस indirectly discussed about protons. So number of unit positive charge or number of protons present in the nucleus in an atom is known as atomic number and denoted by Z. It is denoted by Z. Okay. As we know, all proton present in nucleus of an atom and 1 proton have 1 unit positive charge. अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। हेंस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। तो यही आ गया हमारा फॉर्मूला, अब आ गया ये न्यूमेरिकल्स में काम आ जाएगा। एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट्स हो गया। और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर कब होते हैं, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तभी तो वो न्यूट्रल है। तो एज ए होल एटम, एज ए न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और बराबर है एटॉमिक नंबर के। तो फर्क किस में आ गया, न्यूट्रॉन में। थोड़ी सी हम बात करेंगे उसके बारे में। Atom is neutral because number of proton is equal to number of electron present in an atom. Now जब ये सारी हो गई बातें, तो अभी तक तो यही माना जा रहा था कि सिर्फ 2 ही सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बट इन 1931 एक साइंटिस्ट आया जेम्स चैडविक, उसने एक नए न्यूट्रल पार्टिकल को डिस्कवर कर दिया और जिसका नाम न्यूट्रॉन रख दिया। न्यूट्रल पार्टिकल था, कोई चार्ज नहीं था। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, पर ये न्यूट्रल पार्टिकल था। कैसे किया इसने, अल्फ़ा पार्टिकल थे जो फास्ट मूविंग, उनको बम्बार्डमेंट किया उनका ओवर द फॉइल ऑफ ए बेरिलियम मेटल। एक बेरिलियम मेटल की फॉइल ली, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट किया और उसने ये एक्सपेरिमेंट कर डिस्कवर कर लिया। एंड दीज न्यूट्रल पार्टिकल्स आर नोन एज न्यूट्रॉन्स एंड डिनोटेड बाय स्मॉल एन। तो ये हमने जो ने डिस्कवर किए उन्हें उनका नाम, और उनके पास है हैविंग अ मास 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, नियरली सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन। और इनका मास भी जो था न्यूट्रॉन का, वो बिल्कुल प्रोटॉन के बराबर ही
था, ऑलमोस्ट इक्वल था। देन न्यूट्रॉन को डिफाइन किया गया। फिर न्यूट्रॉन को कैसे डिफाइन किया गया, कहते हैं अ फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट, जैसे इलेक्ट्रॉन को डिफाइन किया था हमने, प्रोटॉन को डिफाइन किया था, सिमिलरली अ फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच कैरीज अ मास, जिसके पास कितना मास है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, regarded as 1 unit mass and there is no charge, that is called as न्यूट्रॉन। उसके पास कोई चार्ज नहीं है। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का हो चुका है। तो ये एक टेबल बन गई जिसे आपको लर्न करना है। प्रोटॉन का सिंबल है P, जनरली पॉजिटिव चार्ज है तो P पॉजिटिव हमने लिख दिया। कितना मास है, दिस इज़ द मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27, दिस इज कॉल्ड एज 1 यूनिट मास। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज 1 यूनिट मास, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज 1 यूनिट मास। This is called as 1 unit mass and charge 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb unit, but this is called as a 1 unit positive charge। ये पूरा का पूरा कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन E से सिंबल करते हैं पर नेगेटिव होता है, तो E नेगेटिव, ये चार्ज तो यहीं से पता लग रहा है। मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। यूनिट सेम चार्ज है जितना प्रोटॉन पे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए चीज़ें। न्यूट्रॉन दैट इज अ सिंबल इज स्मॉल एंड मास ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्रोटॉन, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट मास, देर इज नो चार्ज न्यूट्रॉन। तीनों चीज़ों ये टिप्स पे होनी चाहिए आपको। देन वी हैव कुछ टर्म्स हैं, वी हैव सम टर्म्स लाइक मास नंबर क्या होता है, जिसको A से डिनोट करते हैं। अब ये ऊपर हमने पढ़ लिया सब कुछ, तो इट इज़ अ सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस। तो मास नंबर का फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर के। हमने अभी देखिए आगे लिखा है, ओके। हमने फिर इसके कंपोजिशन, क्योंकि अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब हम पूरा कंपोजिशन को पढ़ते हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखिए एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ये आपको याद रखना है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये न्यूट्रल एटम की बात है। किसकी बात है, न्यूट्रल एटम की, क्योंकि आयंस में नहीं लागू होगा, आयंस में फिर इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो जाते हैं। देन मास नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन ऊपर पढ़ चुके हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर है, तो एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। तो यानी मास नंबर, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो ये फॉर्मूले हो गए हमारे 3, आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए ताकि आप इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल कर पाएँ, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ मास नंबर ऑफ एल्युमिनियम इज़ 27 एंड एटॉमिक नंबर इज़ 13, देन अब अगर हमारे पास मास नंबर 27 है, ये है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों निकालने हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर है, तो 13 आ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, तो वो भी 13 आ गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला है, दैट इज़ हम यहाँ से निकाल सकते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट कम्स आउट टू बी 14। सो दिस इज द वे बाई विच वी कैन डू सम न्यूमेरिकल्स। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, कि हम एक रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एक एटम को, कैसे एक एलिमेंट्स के लिखेंगे हम। तो जनरली रिप्रेजेंट क्या किया जाता है कि आप सिंबल लिखेंगे, देखिए सब में सिंबल लिखा हुआ है, जैसे हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, इन सब में सिंबल लिखा हुआ है। तो लोअर लेफ्ट साइड में एटॉमिक नंबर होता है, लोअर लेफ्ट साइड में सबका क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर, और अपर लेफ्ट साइड में सब में क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक मास। सो आपको अपर लेफ्ट साइड में हमेशा मास लिखना है, और लोअर लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखना है, आपको जो है एटॉमिक नंबर लिखना है। सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। तो इतना काफ़ी काम हो गया आपका इस चैप्टर में से। शायद 1 या 2-3 लेक्चर लगेंगे आपका, तो ये सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा मोस्टली। फिर हम उसके बाद जो है NCERT की वीडियोस बनाएंगे,
ठीक है, अभी फ़िलहाल आपको एनसीईआरटी सिर्फ सेंड की गई थी, आपको कहा गया था कि पढ़ लीजिए, उसके बाद हम एनसीईआरटी की वीडियोज़ को बनाना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।